जी कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं, लेक्चर नंबर 66। और आज के लेक्चर में हमने लीगल रिक्वायरमेंट्स का चैप्टर कंक्लूड करना है। हमने कल इसके कंसेप्ट्स को तकरीबन कंप्लीट कर लिया था। 2 कंसेप्ट है, सिर्फ छोटे से कंसेप्ट आज के लेक्चर में हमने इनको डिस्कस करना है। एक ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट से रिलेट करता है और एक पेनल्टी से रिलेट करता है। नॉर्मली ये कंसेप्ट आई कैप टेस्ट नहीं करता, लेकिन चूंकि सिलेबस में है इसलिए हमने कवर करने हैं। जो जिन कंसेप्ट्स की बेस पे आई कैप बार बार टेस्टिंग करता है वो हमने कल डिस्कस कर लिए थे और इसके बाद आपको होम असाइनमेंट दी थी। आज पहले होम असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये जो 2 छोटे से कंसेप्ट्स हैं इनको कवर कर लेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए, वॉल्यूम 1 की होम असाइनमेंट दी गई थी आपको? और आपके साथ मैंने रिकॉर्डिंग भी शेयर कर ली थी। चलिए, इसमें वॉल्यूम 1 में कोई असाइनमेंट में जो आपको क्वेश्चन दिए गए थे इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। क्वेश्चन 13 में कोई प्रॉब्लम नहीं और क्वेश्चन 14 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? चलिए, अच्छा फिर इसके बाद वॉल्यूम 2 में आइए। वॉल्यूम 2 में आपको जो क्वेश्चन असाइन, ऐसे ना कहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होनी चाहिए। वही कंसेप्ट जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे, जाहिर है कंसेप्ट तो वही होंगे, लेकिन क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन वो चेंज करता रहता है। वॉल्यूम 2 में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक मिनट है, 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई इशू? क्वेश्चन 3 में बी पार्ट कह रहे हैं, Zen and Company, a firm of chartered accountant, has received an offer for appointment as auditor of Haris Limited (HL). Imran, a partner in Zen and Company, is also a partner in Pure Investment Associates, a partnership firm, which owns 100,000 shares in HL। अच्छा, इसमें सिर्फ एक चीज नहीं है, वो कह रहे हैं फर्म का पार्टनर जो है ना उसके डायरेक्ट शेयर्स नहीं है उस कंपनी में जिसका ऑडिटर अपॉइंट होने जा रही है फर्म। डायरेक्ट शेयर नहीं है पार्टनर के, लेकिन पार्टनर एक दूसरी पार्टनरशिप फर्म में भी पार्टनर है जो कि प्योर इन्वेस्टमेंट एसोसिएट्स है। उस पार्टनरशिप फर्म प्योर इन्वेस्टमेंट के शेयर्स है क्लाइंट में। अब यहां पे पार्टनर का डायरेक्ट इंटरेस्ट, डायरेक्ट होल्डिंग नहीं है, लेकिन आपने अगर पार्टनरशिप बिजनेस लॉ में पढ़ा है तो उसमें आपको कंसेप्ट याद होगा, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, जिसमें यह सीखा था हमने कि जो प्रॉपर्टी पार्टनरशिप की है उसके ऊपर हर पार्टनर का हक है, वो हर पार्टनर की ओनरशिप में है, उसके ऊपर हर पार्टनर का हक है। तो इसीलिए एक पार्टनर एक फर्म है, उसके एक पार्टनर की क्लाइंट में डायरेक्ट शेयर होल्डिंग नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप की शेयर होल्डिंग है, यानी किसी दूसरी पार्टनरशिप की, जो चार्टर जिन्होंने ऑडिट करना है उस पार्टनरशिप की शेयर होल्डिंग दूसरी की। तो लेकिन चूंकि वो पार्टनर उस दूसरी फर्म में भी पार्टनर है तो उसकी शेयर होल्डिंग का मतलब है पार्टनर की शेयर होल्डिंग। ठीक है, जैसे अगर हम इसको अपने डायग्राम के जरिए से, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कम्प्लेक्स हो रहा है, डायग्राम के जरिए से कवर करें, ये ऑडिटर और ये फर्म, ठीक है, ऑडिटर ये क्लाइंट कंपनी। अब बेसिकली डायरेक्टली तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये एक दूसरी फर्म पार्टनरशिप फर्म है प्योर इन्वेस्टमेंट, इसकी शेयर होल्डिंग है और एक पार्टनर, फर्म का पार्टनर इसमें पार्टनर है। तो अब चूंकि ये पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप की शेयर होल्डिंग है, तो इसका मतलब है इस पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टी है वो इसके सारे पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है। जब इसके सारे पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है तो फिर इस पार्टनर की भी प्रॉपर्टी होगी, तो ये शेयर होल्डिंग बाय पार्टनर ही समझी जाएगी। ठीक है, ये शेयर होल्डिंग बाय पार्टनर ही समझी जाएगी। इसका मतलब है वो कंडीशंस अप्लाई होंगी। कौन सी कंडीशंस? कि डिस्क्लोज करना है टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट और डिस्पोज करना है विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। जी नहीं, दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी करना लाजमी होता है। एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करना भी लाजमी है और विद इन 90 डेज डिस्पोज करना भी लाजमी है। समटाइम केस स्टडी में वो एक रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं बताता कि एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज किया गया कि नहीं, तो अगर वो इसके बारे में साइलेंट है तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि उसने एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज किया होगा और आपने फिर विद इन 90 डेज उसको डिस्पोज करने की बात करनी है। ठीक है जी। कुछ क्वेश्चन में उसने ये तो बताया कि शेयर होल्डिंग है पार्टनर की, ये नहीं बताया कि एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज किया कि नहीं किया, तो हम क्या एज्यूम करेंगे? डिस्क्लोज किया गया है। ठीक है, जब कोई मसला नहीं है तो इसका मतलब है ठीक। 3 क्लियर? 4 में कोई प्रॉब्लम? 4 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 में कोई प्रॉब्लम? ए बी सी डी भी रह गया, कोई डी भी बोल दे भाई। वकार इज ए पार्ट कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन विद रेफरेंस टू एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा, ये एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन के जो वर्ड्स है ना, ये क्लियर नहीं कर रहे होंगे आपको। ये कंपनी एक्ट के मुताबिक आंसर करना है कि कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक। ठीक है,
तो इसका आंसर मैं आपको कोड ऑफ एथिक्स में जाके दूंगा कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन का असल में मतलब क्या है। यहाँ पे चूंकि लीगल रिक्वायरमेंट्स में क्वेश्चन है तो इसका मतलब है लॉ के मुताबिक ही हमने इसको सॉल्व करना है। वकार इज अ पार्टनर सोहेल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हु आर द ऑडिटर्स ऑफ वसीम लिमिटेड फॉर द ईयर 2011। Aqib, who was a partner of Waqar in 2008 in his food business, has recently been appointed as a director of Wasim Limited. अच्छा, आप ये देखिए कि जो ऑडिटर है, जो ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहा है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि पिछले 3 साल में कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कंपनी का एम्प्लॉय अपॉइंट होने जा रहा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे देखिए कि जो आकिब है वो पार्टनर चाहे पास्ट में रहा हो, लेकिन अब वो क्लाइंट का डायरेक्टर बनने के लिए जा रहा है। डायरेक्टर बनने के लिए कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। इवन अगर वो फर्म का पार्टनर है ना, वो आज रिजाइन करके कल को क्लाइंट का डायरेक्टर बनता है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज रिजाइन करके, भाई एथिकली नहीं बात करें, सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मेरे भाई बात करें, क्योंकि हमने लीगल रिक्वायरमेंट्स का टॉपिक जब एथिक्स पढ़ेंगे उसके मुताबिक भी डिस्कस कर लेंगे। अब ये एक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया ही नहीं, उसके मुताबिक एनालिसिस क्वेश्चन का कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लॉ क्या कहता है कि ऑडिटर माइंड होना है ना, तो पिछले 3 साल में कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी का एम्प्लॉय या डायरेक्टर माइंड होना है फिर उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी किस्म की। क्लियर होगी है? ए में कोई प्रॉब्लम जिन स्टूडेंट ने पूछा था। B. Aleem Asif and Company Chartered Accountant has accepted an offer for appointment as auditor of Gul Limited. Kamal, who is partner in AAC, held 5,000 shares in GL. Within 30 days of acceptance, he gifted the share to his son Kamran, who is a manager in AAC. अच्छा, पहली चीज तो ये देखे उसने विद इन अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर डिस्क्लोज कर दिया, लेकिन एट टाइम अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज किया था कि नहीं ये नहीं बताया, तो हम ज्यूम करेंगे किया होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये डिस्पोजल वैलिड हो गई, क्या कंडीशन पूरी हो गई? अब नहीं, ये डिपेंड करता है कि सन माइनर है कि मेजर है। क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बताया, हाँ क्लियरली नहीं बताया, लेकिन जो मैनेजर का वर्ड है हु इज ए मैनेजर इन एएसी, इससे हमें लग रहा है कि ये मेजर होगा, ये मेजर हो। लेकिन बेहतर यही है कि आप इफ करके दोनों कंडीशन को शेयर करें, या अगर आपने एक सिचुएशन को कवर करना है तो फिर मेजर वाली को कवर करें और लिखे कि एज सन इज ए मैनेजर देयरफॉर इट इज एज्यूम्ड दैट ही इज मेजर, और बता दीजिए कि डिस्पोजल वैलिड हो गई है, डिस्पोजल वैलिड हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है, और मार्क्स भी शायद ज्यादा है, तो ज्यादा बेहतर यह है कि आप दोनों पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करें। जी, बी में 6B में कोई प्रॉब्लम? अगर ये माइनर होता तो फिर इसका मतलब ये है कि डिस्पोजल वैलिड नहीं है। अभी भी उन्होंने विद इन 90 डेज इसको डिस्पोज करना है, विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। आंसर में ये नहीं लिखा हुआ कि पॉइंट हो जाए, क्योंकि वो पॉइंट हो चुका है। क्वेश्चन अगर आप पढ़े ना तो वो पॉइंट हो चुका है, तो ये तो हम लिख ही नहीं सकते कि ही कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर इफ ही डिस्क्लोजेस, क्योंकि क्वेश्चन में देखे ना वो पॉइंट हो चुका है। ठीक है, तो हमने ये लिखना है कि डिस्पोजल वैलिड नहीं है अगर वो माइनर है, सन डिस्पोजल वैलिड नहीं है, उसे विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट स्पाउस या माइनर सन के अलावा किसी थर्ड पार्टी को डिस्पोज करना होगा। ओके जी। सी में कोई प्रॉब्लम? यू हैव रिसेंटली, अभी किसी स्टूडेंट ने पूछा था, you have recently signed the audit report of Sadiq Limited. The management has approached you for reduction in audit fee for the next year because the company has been suffering losses for the past 3 years. अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था लॉ में हमने जितने भी लॉ के कंसेप्ट पढ़े हैं, किसी भी कंसेप्ट में उसने हमें ये नहीं कहा कि फीस के बारे में कोई इशू है, तो इसका मतलब है फीस का इशू लॉ में डिस्कस नहीं हुआ। लीगली फीस की वजह से कोई डिस्क्वालिफिकेशन अराइज नहीं होती, लेकिन याद रखें कोड ऑफ एथिक्स में फीस को डिस्कस किया गया है। अब लेकिन क्या डिस्कस किया गया वो मैं अभी यहां पर नहीं आपके साथ शेयर कर रहा, जब कोड ऑफ एथिक्स में पहुंचेंगे फिर शेयर करूंगा। नेक्स्ट 6 हो गया। 7 में कोई प्रॉब्लम? 7 का पार्ट बी हो गया था, इसकी कैलकुलेशन इसमें है, वो भी होगी कैलकुलेशन। चलिए, अच्छा इसका जो लेक्चर, वो जो डिस्कशन है, वीडियो डिस्कशन, वो जरूर आपने देखनी है। ये क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी की, ठीक है, क्वेश्चन 7 पार्ट बी की डिस्कशन। वैसे तो सारी डिस्कशन आपको, सारी केस स्टडीज की डिस्कशन आपको देखनी चाहिए, लेकिन खासतौर पर यह क्वेश्चन 8 कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद था क्वेश्चन 10, 10 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 11 जी जी 11 का ये
जी जी ठीक है। अच्छा, असल में कंसेप्ट ये है कि लॉ ये कहता है कि अगर आप यूटिलिटी बिल पे करना है और वो ओवरड्यू हो जाए 90 डेज से तो आप डिस्क्वालीफाइड है, ये तो हम सबको पता है। अब इसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट तो 60 दिन हुए हैं और अपॉइंटमेंट के बाद 90 डेज हो गए, अब क्या होगा? पहली चीज मुझे बताया, अगर अपॉइंटमेंट के वक्त बिल को ओवरड्यू हुए 60 डेज हुए हैं, क्या अपॉइंटमेंट हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। अगर उसने अपॉइंटमेंट के वक्त कहा कि 60 डेज हुए हैं, अगले 6 महीनों में इंस्टॉलमेंट के जरिए पेमेंट कर दूंगा, अगर अपॉइंटमेंट में उसने ये एग्रीमेंट किया, अपॉइंटमेंट हो सकती है कि नहीं? गलत। अपॉइंटमेंट अभी भी हो सकती है। क्या ये एग्रीमेंट करने से उसी वक्त बिल 90 डेज से ओवरड्यू हो गया? वो तो नहीं हुआ ना। वो तो एग्रीमेंट तो चाहे वो 10 साल का कर ले, लेकिन डिस्क्वालीफाई तो तभी होगा ना जब 90 दिन हो जाएंगे। यहां तो यहां पे मसला ये नहीं है कि उसने एग्रीमेंट कितने अरसे में पे करने के लिए किया, यहां पे प्रॉब्लम यह है कि 90 डेज गुजरे कि नहीं गुजरे। तो उसने चूंकि अपॉइंटमेंट तो पूछा कि अपॉइंटमेंट हो सकती है कि नहीं, और एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट 90 डेज नहीं गुजरे, एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट 90 डेज नहीं गुजरे, तो इसलिए अपॉइंटमेंट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपॉइंटमेंट हो सकती है। अच्छा, यहां पे फिर स्टूडेंट के जहन में वो क्वेश्चन आता है जो उसने पूछा ही नहीं हुआ। वो क्वेश्चन क्या आता है कि जब अपॉइंटमेंट हो जाए उसके बाद 90 डेज गुजर, क्योंकि जाहिर है इंस्टॉलमेंट करवा रहा है, तो ये तो हमें पता चल रहा है कि 90 दिन गुजर जाएंगे और बिल अभी पूरा पे नहीं हुआ होगा, 90 दिन गुजर जाए। तो अगर अपॉइंटमेंट के बाद 90 दिन गुजर जाएं और बिल पूरा पे ना हुआ हो तो क्या होगा? डिस्क्वालीफाइड। पार्शल पे किया, पार्शल पे नहीं किया, तो उसका मतलब यही पे नहीं किया, अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो चाहे फुली आउटस्टैंडिंग हो चाहे पार्शली आउटस्टैंडिंग हो, अगर 90 डेज गुजर गए और बिल आउटस्टैंडिंग है तो वो डिस्क्वालीफाइड है। अगर एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट 90 दिन गुजर गए होते तो अपॉइंटमेंट ही नहीं हो सकती थी, और अगर अपॉइंटमेंट के बाद 90 दिन गुजर जाए तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। जिस दिन 90 दिन पूरे हुए वो डिस्क्वालीफाइड। क्लियर जी? इसके अलावा क्वेश्चन? जी, ये अगर बाद में 90 दिन पूरे हो जाते हैं तो ये कैजुअल वैकेंसी में आएगा, और कैजुअल वैकेंसी को फिल करने का रूल क्या है? डायरेक्टर्स ने विद इन 30 डेज इसको फिल करना है, और अगर डायरेक्टर्स फिल नहीं करते कमीशन फिल करेगा। शाबाश जी। मैं एक पार्टनर डिस्क्वालीफाइड तो सारी फर्म डिस्क्वालीफाइड, ये वाइस वर्सा से क्या मुराद है आपको? नहीं भाईजान, जब हमने ये कहते हैं ना कि एक पार्टनर डिस्क्वालीफाइड तो सारी फर्म डिस्क्वालीफाइड, तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता कि एक पार्टनर क्वालिफाइड तो सारी फर्म क्वालिफाइड। ये कहना जा रहे हैं? जो वो कह रहे हैं उनको कहने दे मेरे भाई जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। फर्ज कीजिए एक फर्म में 5 पार्टनर है, एक पार्टनर एम्प्लॉय था क्लाइंट का, ABCDE 5 पार्टनर है। मिस्टर डी उस क्लाइंट का एम्प्लॉय था 1 साल पहले, क्या इस फर्म की अपॉइंटमेंट हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं? क्योंकि डी डिस्क्वालीफाइड, सारी फर्म डिस्क्वालीफाइड। अच्छा, मिस्टर ए पार्ट टाइम भी प्रैक्टिस करता है। याद रखें, एक पर्सन एक से ज्यादा पार्टनरशिप्स में पार्टनर हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल पढ़ी। तो अगर वो पार्ट टाइम भी एज इंडिविजुअल प्रैक्टिस करता है तो क्या इंडिविजुअल कैपेसिटी में मिस्टर ए ऑडिटर पॉइंट हो सकता है उस कंपनी का? क्या भाई? यस हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डिस्क्वालिफिकेशन किसकी वजह से है? डी। तो जिस जिस जगह पे डी होगा ना उसके साथ साथ डिस्क्वालिफिकेशन जाएगी। लेकिन अगर ए, बी, सी या ई में से कोई इस फर्म से अलग हो जाता है तो फिर उसकी अपॉइंटमेंट हो सकती है, पर्सनल कैपेसिटी में उसकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। क्लियर हो गया ये पॉइंट जी? और कोई क्वेश्चन? 11 क्लियर है। इसका 14 में कोई प्रॉब्लम? 15 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 17 तो अभी असाइनमेंट दी नहीं ना आपको? 17 असाइनमेंट दी थी, ये अभी डिस्कस करना है मैंने, ये आज सेलेक्ट किया डिस्कस करने के लिए। 18 नहीं दिया था? पहले दिया हुआ था 18। एक मिनट, चलिए इसकी डिस्कशन शेयर कर दी गई है, आप इसकी डिस्कशन को सुन लीजिएगा, अगर समझ आ जाए ठीक है, वरना फिर कल पूछ लीजिएगा। 18 की 17 मैं भी करवा देता हूं। 19
19 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 में अगर कोई एक आधी प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले। अगर पूरा क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं तो वो फिर आप डिस्कशन सुन लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन फिर डिस्कशन सुन लें, फिर उसके बाद चलिए ये हमारा ये कंप्लीट हो गया सर में। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है। केस स्टडी मैंने सिलेक्ट किया है क्योंकि हम सारी की सारी जो हमारे केस स्टडीज हैं वो वीडियो लिंक के जरिए से आपके साथ शेयर नहीं कर रहे। कुछ केस स्टडीज शेयर करते हैं और कुछ केस स्टडीज हम क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। मिक्सचर हम लेके चल रहे हैं ताकि क्लास में भी हमारी केस स्टडीज की प्रैक्टिस होती रहे, डिस्कशन हमारी क्लास में भी चलती रहे, बाकी जो एडिशनल केस स्टडीज हैं उनकी डिस्कशन अलग से आपको मिलती है, क्योंकि क्लास में इतना टाइम नहीं होता कि सारे के सारी केस स्टडीज को हम क्लास में डिस्कस कर सकें। इसलिए क्लास टाइम को मैनेज करने के लिए कुछ केस स्टडीज क्लास में डिस्कस की जाती है और कुछ केस स्टडीज आपको अलग से यूट्यूब के जरिए शेयर की जाती है। तो अभी कुछ केस स्टडीज मैंने सेलेक्ट की है, उनको हम डिस्कस करते हैं। पॉज कीजिएगा थोड़ी देर के लिए जी। अब कुछ केस स्टडीज की डिस्कशन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन, इनमें से हर एक इंडिपेंडेंट सिचुएशन पे कमेंट करें इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑर्डर्स विद रेफरेंस टू एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन। देखिए, एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब क्या है, ये क्लियरली उसने नहीं बताया कि कंपनीज एक्ट के मुताबिक आंसर करना है, कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक। ये पहले पुराने क्वेश्चन वो इस तरीके से ड्राफ्ट करता था एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, लेकिन अब जो उसका रीसेंट ट्रेंड है वो क्लियरली हमें बताता है कि कंपनीज एक्ट के मुताबिक आपने आंसर करना है या कि कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक। एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब ये हुआ करता था कि इस सिचुएशन पे अगर कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है तो आपने कंपनीज एक्ट के मुताबिक आंसर करना है, और अगर इस सिचुएशन के ऊपर कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई होता है तो कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक आंसर करना है। अभी तक चूंकि हमने कोड ऑफ एथिक्स कवर नहीं किया हुआ तो हम सभी सारी जितनी भी सिचुएशन के ऊपर डिस्कशन और कमेंट्स कंपनीज एक्ट के मुताबिक ही करेंगे। सबसे पहले, गवर्नमेंट कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव रिसीव्ड ए रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट। रिक्वायरमेंट ऊपर हो गई है, ऊपर रिक्वायरमेंट ही है, ये नीचे, हाँ जी ये ऊपर यही था जब उसने कहा है कि कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन, ये रिक्वायरमेंट ही थी। ए Government company chartered accountants have received a request for appointment as auditor of Orange Bank Limited (OBL). Most of the partners of government company maintain their accounts with OBL and are enjoying credit card facilities from them. Maximum outstanding balance on the credit card facility due from any partner is 899,000. तो मेरा ख्याल है नहीं, अगर एग्रीगेट करेंगे तो 1 मिलियन से एक्सीड हो जाए। एग्रीगेट नहीं करना, क्रेडिट कार्ड पे अलग से ही हमने अरे की लिमिट देखनी है। तो चूंकि हर पार्टनर कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 मिलियन से कम है, इसलिए फर्म की अपॉइंटमेंट हो सकती है ऑरेंज बैंक लिमिटेड में। इसमें कोई प्रॉब्लम है में? नेक्स्ट, एप्रिकॉट एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ बनाना लिमिटेड। मिस्टर पंपकिन, हु इज ए नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बनाना लिमिटेड, होल्ड्स 25% शेयर्स इन वाटरमेलन लिमिटेड। स्पाउस ऑफ ए पार्टनर आल्सो होल्ड शेयर्स इन वाटरमेलन लिमिटेड। अब देखिए, क्वेश्चन में 2 कंपनीज आ गई, जहां पे 2 कंपनीज आ जाए ना, मेरे लिए क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है, आपके लिए भी मुश्किल। चलिए ठीक है, तो यहां पे अब हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारे ऑडिटर, और इसके बाद फिर ये जिस क्लाइंट की अपॉइंटमेंट होने जा रही, जिस क्लाइंट में बनाना लिमिटेड, बी लिमिटेड, और दूसरी कंपनी कौन सी है, वाटरमेलन लिमिटेड, डब्ल्यू। भाई आप अपनी अटेंशन अगर क्वेश्चन की तरफ रखेंगे ना तो कंसेप्ट कुछ समझ में आएगा। अगर आप इधर उधर हंसी मजाक करते रहेंगे तो फिर हंसी मजाक कर ले, मैं चला जाता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे जिंदगी, और मैं सच बता रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा आपके साथ, सबसे ज्यादा जिस बंदे से नफरत है ना, उससे जो मेरा टाइम जाया करवाता है, सबसे ज्यादा मुझे। बाकी आपने देखा मैंने कभी माइंड नहीं किया, मतलब आप जो भी हंसी मजाक करते हैं मैंने कभी माइंड नहीं किया, सिर्फ टाइम जाया करने से मुझे प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करें अटेंटिव हो जाए ताकि कम वक्त में हमें कंसेप्ट समझ आ जाए। बी लिमिटेड, डब्ल्यू लिमिटेड। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था, जब कभी केस स्टडी में 2 कंपनीज आ जाएं तो हमने क्या करना है, इन दोनों का रिलेशनशिप देखना है। अब मुझे क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि मिस्टर पंपकिन डायरेक्टर है बनाना लिमिटेड में भी और डायरेक्टर है वाटरमेलन लिमिटेड में भी। तो यहां पे सबसे अहम चीज, क्योंकि मेरा ये ख्याल है, चूंकि कॉमन डायरेक्टरशिप है, एक पर्सन बी लिमिटेड में भी, तो मेरा ख्याल है ये एसोसिएटेड कंपनी हो गई। एसोसिएटेड कंपनी नहीं हुई, शाबाश। एसोसिएटेड कंपनी क्यों नहीं हुई, क्योंकि नॉमिनी डायरेक्टर है, और नॉमिनी डायरेक्टर एक्सेप्शन, किस चीज की एक्सेप्शन, एसोसिएटेड का स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए।
अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, उसने कहा सर अगर बी लिमिटेड का एक नॉमिनी, यहां पे ये नॉमिनी डायरेक्टर किसका है? वाटरमेलन का। वाटरमेलन का नॉमिनी डायरेक्टर है। अगर कोई एक पर्सन किसी कंपनी का नॉमिनी डायरेक्टर है, वो उसी कंपनी का ऑडिट कर सकता है? ये लादा क्वेश्चन पूछा आप। क्या जो जिस कंपनी का नॉमिनी डायरेक्टर, तो याद रखें नॉमिनी डायरेक्टर एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शन है। डिस्क्वालिफिकेशन में जब उसने लिखा है ना कि कोई भी डायरेक्टर हो, वो हर तरह का डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है। तो हर तरह का डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है, जो भी किसी कंपनी का डायरेक्टर, वो ऑडिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक्सेप्शन किस केस में है? सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं है, डिस्क्वालिफाइड होगा। तो यहां पे डब्ल्यू लिमिटेड और बी लिमिटेड क्या दोनों एसोसिएटेड हैं? दोनों एसोसिएटेड नहीं है, दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं। अच्छा, तो अब क्या कह रहा है वो ऑडिटर का? क्या है? स्पाउस ऑफ पार्टनर आल्सो होल्ड शेयर्स इन वाटरमेलन लिमिटेड। तो यहां पे लिखेंगे स्पाउस इज शेयर होल्डर, स्पाउस इज शेयर होल्डर। डायरेक्टर वाली बात तो नहीं है ना? डायरेक्टर वाली बात होती तो क्या करते हैं, वो भी यहां पे लिख देते। स्पाउस इज शेयर होल्डर। बताइए क्या ऑडिटर की अपॉइंटमेंट बी लिमिटेड में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती। चूंकि दोनों एसोसिएटेड नहीं है, तो यहां जो मर्जी हो जाए, यहां जो मर्जी तबाही फिर जाए, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट बी लिमिटेड में हो सकती है। क्लियर? अच्छा, फर्ज कीजिए सारा क्वेश्चन यही होता, लेकिन उसने यहां पे ये नॉमिनी का वर्ड इंक्लूड ना किया, तो क्या उस सूरत में अपॉइंटमेंट हो सकती थी डब्ल्यू? अगर इसमें डायरेक्टर नॉमिनी ना होता तो कॉमन डायरेक्टरशिप होने की वजह से एसोसिएटेड होती। उस सूरत में क्या लिखते? अपॉइंटमेंट हो सकती है प्रोवाइडेड एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज किया जाए और विद इन 90 डेज से डिस्पोज किया जाए। क्लियर? आगे चलते हैं। ये पार्ट बी में कोई प्रॉब्लम? जी मेरे भाई। नहीं, मिस्टर पंपकिन उस क्लाइंट का डायरेक्टर है। मिस्टर पंपकिन क्लाइंट का डायरेक्टर है, उसका फर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। फर्म से कोई, वो तो मैंने वैसे दरमियान में एक हटके क्वेश्चन पूछ लिया था कि क्या मिस्टर पंपकिन जो नॉमिनी डायरेक्टर है वो ऑडिट कर सकता है कि नहीं उस कंपनी का जिसमें वो नॉमिनी डायरेक्टर है? तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि हमने पढ़ा कि कंपनी का कोई भी ऑफिसर, एम्प्लॉय या डायरेक्टर उस कंपनी का ऑडिट करने के लिए डिस्क्वालिफाइड है। तो समझाना ये चाह रहा था कि नॉमिनी डायरेक्टर एसोसिएटेड कंपनी के लिए एक्सेप्शन है, लेकिन अगर कभी हमें पूछ ले वो कि क्या नॉमिनी डायरेक्टर जिस कंपनी में डायरेक्टर है उसको ऑडिट कर सकता है, तो उस वक्त हमारे जहन में लफ्ज एक्सेप्शन ना आए, क्योंकि वो एक्सेप्शन एसोसिएटेड कंपनी के लिए है, डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया के लिए नहीं है। ठीक है जी, क्लियर हो गया मेरे भाई? आगे चलते हैं नेक्स्ट। सी, Mr. Zahir, a legal practitioner, has received an offer for appointment as external auditor of Lychee Private Limited (LPL). The paid up capital of LPL is rupees 1.5 million, of which 40% is owned by Blue Black Limited, a listed company. Mr. Zahir की अपॉइंटमेंट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के अलावा कोई और पर्सन ऑडिटर अपॉइंट हो ही नहीं सकता। क्लियर? अच्छा, फर्ज कीजिए क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। सारे फैक्ट सेम, यहां पे मिस्टर जहीर की बजाय, मिस्टर जहीर के आगे लीगल प्रैक्टिशनर की बजाय लिखा हो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो क्या फिर मिस्टर जहीर अपॉइंट हो सकता है? हमने वैल्यूएट करना है। देखें, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट किन केसेस में ऑडिट कर सकता है? एक चीज, जो प्राइवेट कंपनी है, जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं है, और पेड अप कैपिटल भी 3 मिलियन से कम। ये तीनों कंडीशन याद है? अच्छा चलिए, पहला चीज, क्या ये प्राइवेट कंपनी है? यस। दूसरा, क्या ये पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है? पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, बताइए। पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है कि नहीं? नहीं है। 40% पे सब्सिडरी नहीं बनती, 51% में बनती है। ठीक है, पब्लिक कंपनी में नहीं है, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं है। अब बाहरी चीज पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम है, ज्यादा तो नहीं है। इसका मतलब तीनों कंडीशंस पूरी हो गई, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इसका ऑडिट कर सकता है। अगर मिस्टर जहीर के आगे लीगल प्रैक्टिशनर की बजाय सीएमए लिखा होता, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो हम क्या कहते हैं? कर सकता है। लेकिन वो कंडीशन लिख के क्यों कर सकता है? क्योंकि एलपीएल एक प्राइवेट कंपनी है, also not a subsidiary of public company, and also paid up capital less than 3 million.
तो इस तरह की कंपनीज का ऑडिट सीएमए कर सकता है। आगे चलते हैं डी, वॉलेट एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स have received an offer for appointment as external auditor of Waseem Private Limited WPL in place of the previous auditors who were removed before the completion of their term. You may assume that WPL has completed all the legal formalities before removing the previous auditor. यानी कंपनी ने लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है। यानी क्या कहना चाह रहा है, कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दी है मिड टर्म रिमूवल से पहले। बताइए अब इस सिचुएशन में वॉलेट एंड कंपनी क्या अपॉइंट हो सकती है? हाँ जी, अपॉइंट वो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती जब तक के ICAP को प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर ना सेंड कर दे। और नॉर्मली ICAP कितने दिनों में? 15 डेज में क्लियरेंस लेटर इशू कर देता है। ये डी क्लियर हो गया। ई, Mr. Sadiq has recently joined your firm as a partner. He has served on the board of directors of Strawberry Limited until 30 June 2009 as a government nominee. In the annual general meeting of SL held on 31 August 2000, a shareholder has proposed the name of your firm for appointment as the external auditor for the year ending 30 June 2012. अच्छा, पहली चीज तो मेरा तो ये ख्याल है कि अपॉइंटमेंट डायरेक्ट हो सकती है क्योंकि नॉमिनी डायरेक्टर एक्सेप्शन है, वो एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शन है। यहां पे तो कोई दूसरी कंपनी है तो एसोसिएटेड कंपनी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए इसमें जो नॉमिनी डायरेक्टर का वर्ड है वो इररेलेवेंट है क्योंकि इसमें कोई दूसरी कंपनी है नहीं। और मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था नॉमिनी डायरेक्टर एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शन है, डिस्क्वालिफिकेशन की नहीं। जिस तरह बाकी डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है उसी तरह नॉमिनी डायरेक्टर भी डिस्क्वालिफाइड है। अच्छा, लेकिन डिपेंड करता है क्या कि डिस्क्वालिफिकेशन 3 साल के लिए है। डिपेंड करता है कि एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट 3 साल गुजर चुके हैं कि नहीं। एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट 3 साल गुजर चुके हैं। अब मुझे बताइए टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट कौन सा है? 30 जून 2009, 30 जून 2012 या 31 अगस्त 2011? ये की डेट है, इसको अंडरलाइन करना। इसका मतलब है हमने 31 अगस्त 2011 को खड़े होकर देखना है कि क्या पिछले 3 सालों में वो कंपनी का एम्प्लॉय था, कंपनी का डायरेक्टर था, ऑफिसर था। ठीक है, अब ये 30 अब देखें 31 अगस्त 2011 है तो हमने देखना है एक साल बैकवर्ड जाए, 31 अगस्त 2010, 31 अगस्त 2009 और 31 अगस्त 2008। 31 अगस्त 2008 से पहले पहले अगर वो कंपनी का एसएल का एम्प्लॉय या डायरेक्टर रहा है तो अपॉइंटमेंट हो सकती है क्योंकि वो 3 साल पहले है। लेकिन अगर 31 अगस्त 2008 के बाद वो कंपनी का डायरेक्टर एम्प्लॉय रहा है, अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो विद इन 3 ईयर्स एम्प्लॉय है। तो बताइए इस केस में विद इन 3 ईयर्स एम्प्लॉय रहा कि नहीं रहा? वो 30 जून 2009 तक काम करता रहा, 30 जून 2009 तक। इसका मतलब है पिछले 3 सालों में वो कंपनी का डायरेक्टर रहा। पिछले पता चल कंफर्म हो गया ये? अगर पिछले 3 सालों में वो कंपनी का डायरेक्टर है तो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। जी, ई में कोई इशू? कोई इशू नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 13, state whether or not the following circumstances under an auditor become disqualified to be appointed as auditor of the company under Companies Act। बताना है कि इसमें डिस्क्वालिफिकेशन राइज होती है कि नहीं। पहला, ऑडिटर एंड वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर रियल ब्रदर्स। नहीं, ब्रदर के डायरेक्टर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम स्पाउस के डायरेक्टर होने पे है। इसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं। सेकंड, डायरेक्टर हैज गिवन इंटरेस्ट फ्री लोन टू कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी अगर इंटरेस्ट फ्री लोन दे ना फिर मसला है, अगर ऑडिटर लोन दे लॉ के मुताबिक कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड, द ऑडिटर आफ्टर अपॉइंटमेंट हैज बीन अलॉटेड 10% शेयर्स ऑफ द कंपनी, डिस्क्वालीफाइड। अच्छा, इसमें वो 90 डेज वाला पॉइंट तो लिखेंगे? भाईजान इसमें 90 डेज वाला पॉइंट क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वो एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के वक्त 90 डेज दिए जाते हैं ऑडिटर को। अपॉइंटमेंट के बाद अगर ऑडिटर शेयर एक्वायर करता है तो उसके लिए 90 डेज नहीं है। जिस दिन शेयर एक्वायर किए उसी दिन वो डिस्क्वालीफाइड हो गया। तो थर्ड में ऑडिटर डिस्क्वालीफाइड हो गया। Fourth, auditor has given his consent to act as the auditor of the company on a fee being less than the fee charged by the retiring auditor. Not disqualified. Law fees को किसी किस्म का कोई इशू डिस्कस नहीं करा।
फी की वजह से कोई इशू राइज नहीं होता लीगली। एथिकली कोई इशू राइज होता होगा जो हम बाद में स्टडी कर लेंगे। 17, मिस्टर के द पार्टनर ऑफ एन ऑडिट फर्म in normal course of his investment activities bought shares of ABC Limited of which his firm was statutory auditor इस लाइन का मतलब क्या है कि जिसके वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर थे, क्या किया? शेयर बाय। However, he disposed of all these shares within 30 days and immediately informed the company secretary about the whole transaction. 30 दिन के अंदर डिस्पोज कर दिया है कंपनी सेक्रेटरी। इज द कंपनी सेक्रेटरी रिक्वायर्ड टू टेक एनी स्टेप अंडर द कंपनी एक्ट? बिल्कुल, कंपनी सेक्रेटरी स्टेप्स लेगा। क्या स्टेप्स लेगा? क्या स्टेप्स लेगा? डिस्क्वालिफिकेशन राइज हो गई है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल करेगा विद इन 90 डेज, विद इन 30 डेज। शाबाश। और उस मीटिंग में डायरेक्टर्स न्यू ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो कमीशन करेगा। यहां पे ये जो कंपनी सेक्रेटरी ने, यहां पे एक चीज में रखेगा, रिक्वायरमेंट में वो ये नहीं पूछता कि ऑडिटर क्वालिफाइड है कि डिस्क्वालिफाइड। रिक्वायरमेंट में पूछ रहा है कंपनी सेक्रेटरी क्या स्टेप्स लेगा, तो हम कंपनी सेक्रेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस को सॉल्व करेंगे। ये बात भी आएगी इसमें कि ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं कर देना, बल्कि उससे आगे बोर्ड मीटिंग को कॉल करना है, उसकी अपॉइंटमेंट करनी है, और फिर जब कभी अपॉइंटमेंट होती है विद इन 14 डेज रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट करना होता है। कंपनी सेक्रेटरी के ये सारे स्टेप्स हमारे सोल्यूशन का हिस्सा बनेंगे। क्लियर? हाँ, मिड ऑफ द ऑडिट अगर वो शेयर्स बाय करता है कोई ऑडिटर, उसमें डिस्पोजल की कोई ऑप्शन या टाइम नहीं है, जिस दिन खरीदे उसी दिन डिस्क्वालिफाई। 26 भाई देख रहे हैं ना, बाद में आपके सर पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें। कह रहे हैं इन द लाइट ऑफ कंपनी दैट 2017 कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोस। ये रिक्वायरमेंट है कि कमेंट करना है, किसके मुताबिक कमेंट करना है? बताया था रिसेंटली, वो बता रहा होता है कि कंपनीज एक्ट के मुताबिक आपने आंसर करना है या के कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक आंसर करना है। सबसे पहले पार्टनर्स ऑफ उबैद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव ऑथराइज्ड ज़हरा who is a chartered accountant to sign the audit report of Tufail Limited. Zahra is a manager in the firm and has been managing the audit of Tufail Limited for a number of years. ऑडिट रिपोर्ट कौन साइन करता है? लॉ ये कहता है ऑडिट रिपोर्ट कोई ना कोई पार्टनर ही साइन करेगा। नॉर्मली एंगेजमेंट पार्टनर साइन करता है, लेकिन अगर फर्ज कीजिए एंगेजमेंट पार्टनर नहीं भी मौजूद, उसकी जगह पे कोई दूसरा साइन कर सकता है। यस, लेकिन वो दूसरा कौन होना चाहिए? वो दूसरा पार्टनर होना चाहिए। कंपनी पार्टनर के अलावा कोई भी पर्सन, याद रखे, साइन ऑडिट बोर्ड को नहीं कर सकता। ये बात समझ आ गई? तो यहाँ पे ज़हरा जो है, क्या वो ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकती है? नहीं, बल्कि आज के लेक्चर में हम एक कंसेप्ट स्टडी करेंगे। अगर पार्टनर के अलावा कोई और रिपोर्ट को साइन करे, यानी साइन करते हुए लॉ की रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर कर दिया जाए, लॉ की रिक्वायरमेंट के खिलाफ रिपोर्ट साइन की जाए, लॉ कहता है पार्टनर साइन करे, पार्टनर के अलावा कोई और साइन कर देता है, उसे सजा मिलती है। सजा क्या मिलेगी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे चलते हैं बी की तरफ। पार्ट बी क्या कहता है जी? पार्ट बी कह रहा है तारिक लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी इज ड्यू टू होल्ड इट्स एनुअल जनरल मीटिंग ऑन 15 सितंबर 2017। डिस्कस द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ फाइटर्स ऑफ तारिक लिमिटेड इन रिलेशन टू द मीटिंग। इन रिलेशन टू द मीटिंग हमने बताने हैं राइट्स एंड ड्यूटी। तो मुझे यह बताइए, राइट्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू द मीटिंग, क्या वो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले कहेंगे, बताएंगे? कि ऑडिटर का राइट है मैनेजमेंट उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, वो कंपनी के एम्प्लॉय से भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, सब्सिडियरी कंपनी के एम्प्लॉय से भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। ये लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है कि जो मीटिंग हो रही है मीटिंग के हवाले से लिखे। तो आपको याद होगा हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था ना राइट्स वाला, वो दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक था राइट इंफॉर्मेशन वाला और दूसरा था मीटिंग वाला। तो यहाँ पे मीटिंग वाले, मीटिंग का क्या राइट है कि ऑडिटर इस मीटिंग को, उसका नोटिस मिलेगा, राइट टू रिसीव नोटिस, राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग, राइट टू स्पीक ऑन ऑडिट रिलेटेड मैटर्स, राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग। 4 राइट हो गए। और ड्यूटीज क्या थी? ड्यूटीज क्या थी मीटिंग के हवाले से? क्या प्रेजेंट होना ड्यूटी है? अगर लिस्टेड कंपनी का केस हो और रिप्रेजेंटेशन हो दी गई हो, उस सूरत में प्रेजेंट होना लाजमी है, ड्यूटी है उसकी। नॉर्मली तो ये ऑडिटर का राइट होता है ना, एजीएम में उसने अटेंड करना, ऑडिटर का राइट होता है ना, किस सूरत में ड्यूटी बन जाता है?
किस सूरत? भाईजान आवाज आ रही होती है, आप लोग बातें ना, शोर ना मचाया करें, आवाज आ रही होती है। तो अगर किस सूरत में ड्यूटी बन जाती है ये? अगर लिस्टेड कंपनी हो और रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग दी हो। नेक्स्ट, फरीद, ए डायरेक्टर ऑफ तामीर लिमिटेड गॉट मैरिड टू हीरा, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। हीरा इज ए सीनियर एम्प्लॉय ऑफ सलमान एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स who are also the auditors of तामीर लिमिटेड। बताइए डिस्क्वालिफिकेशन हुई कि नहीं हुई? जी, स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर, याद है आपको? तो यहां पे मुझे यह बताइए कि जो हीरा है वो पार्टनर नहीं है, एम्प्लॉय है। तो ये सिचुएशन बेसिकली बन रही है स्पाउस ऑफ एम्प्लॉय इज डायरेक्टर। फरीद क्लाइंट में डायरेक्टर है ना, और सीए फर्म में कौन है? हीरा की पोजीशन क्या है? एम्प्लॉय। तो ये सिचुएशन क्या बने? स्पाउस ऑफ एम्प्लॉय इज डायरेक्टर इन कंपनी। तो स्पाउस ऑफ एम्प्लॉय इज डायरेक्टर से डिस्क्वालिफिकेशन राइज नहीं होती। डिस्क्वालिफिकेशन कब राइज होती है? स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर के केस में। तो यहां पे हीरा वाले केस में डिस्क्वालिफिकेशन राइज क्यों भला? हीरा एम्प्लॉय क्या होता तो डिस्क्वालिफिकेशन राइज हो जाती? अगर हीरा सलमान एंड कंपनी में पार्टनर होती, अगर हीरा सलमान एंड कंपनी में पार्टनर होती, उस सूरत में डिस्क्वालिफिकेशन राइज हो जाती। क्लियर? नेक्स्ट डी, ब्रास लिमिटेड वांट्स टू अपॉइंट जाफर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज देयर स्टैट्यूटरी ऑडिटर। वन ऑफ द पार्टनर्स इन कंपनी हैड सर्व्ड ऑन द बोर्ड ऑफ ब्रास लिमिटेड फॉर मेनी इयर्स एज ए गवर्नमेंट नॉमिनी। वो पिछले कई सालों तक सर्व करता रहा है। मैनी इयर्स का वर्ड यूज किया है, तो कंफर्म नहीं है कि 3 साल गुजर चुके हैं कि नहीं गुजरे। यहां पे फिर क्वेश्चन को पढ़ें और नोट कीजिए। क्वेश्चन में वो ये तो बता रहा है कि पार्टनर पास्ट में क्लाइंट का डायरेक्टर रहा है, ये तो बता रहा है कि वो नॉमिनी डायरेक्टर भी डिस्क्वालीफाइड तो है ना, डिस्क्वालीफाइड तो ये तो बता रहा है कि पास में डायरेक्टर रहा है, लेकिन कितने साल हो गए ये नहीं बता रहा। दोनों पॉसिबिलिटी कि अगर 3 साल से ज्यादा अरसा हो गया है डायरेक्टरशिप छोड़े, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, अपॉइंटमेंट हो सकती है। और अगर डायरेक्टरशिप छोड़े 3 साल से कम अरसा हुआ है तो फिर डिस्क्वालीफाइड है। क्लियर? चलिए 26 में सब ओके? नहीं, अब आप शोर मचाते हैं, इस वजह से बात। मैं आइंदा जब मैं 7 वाली हाइब्रिड क्लास में जाया करूं ना, आपने खामोश रहना। आप चलिए मैं फिर जाता हूं, अभी चेक करते हैं। अभी आवाज ठीक आ रही है ना? इतनी आवाज, चलिए चेक कीजिएगा। अभी सबसे पहले, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 briefly describe whether Murad is eligible to be appointed as an auditor of the company in each of the following independent situations। बताना है कि मुराद एलिजिबल है कि नहीं है। 3 सिचुएशन उसने बताई हैं हमें। पहली सिचुएशन कह रहे मुराद ए पार्टनर इन डेल्टा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट इज आल्सो ए डायरेक्टर इन गैमा लिमिटेड। पार्टनर है, गैमा लिमिटेड में डायरेक्टर भी है। His firm has received an offer for appointment as auditor of Star Limited. Both GL and SL are subsidiaries of Pluto Limited. जी बताइए अब, ठीक है? अब देखें यहां पे चूंकि कंपनीज की तादाद ज्यादा हो गई, तो जब कभी कंपनीज की तादाद ज्यादा हो जाए हमने क्या करना होता है? क्या करना होता है? डायग्राम बनाइए, डायग्राम। अब बनाइए डायग्राम, इसकी फौरन डायग्राम बनाएं। इसके मुराद पार्टनर है गैमा लिमिटेड में। जी ये ऑडिटर किस कंपनी के लिए अपॉइंटमेंट होने जा रही है?
स्टार लिमिटेड, एसएल के लिए, एसएल के लिए। और दूसरी कंपनी कौन सी है? डायरेक्टर इन गैमा लिमिटेड, ये जीएल। और बोथ जीएल एंड एसएल सब्सिडरीज ऑफ पीएल। ये दोनों सब्सिडरीज हैं किसकी? लूडो के। ठीक है। अच्छा अब जरा सोचिए, अब वो लाइन जो आपने नहीं पढ़ी होगी, ऑडिटर कहां पे डायरेक्टर है? अभी ये सेशन कंप्लीट नहीं हुई, अपॉइंटमेंट होने जा रही है एसएल में। और पार्टनर, अच्छा क्वेश्चन है ये, पार्टनर इज डायरेक्टर, पार्टनर इज डायरेक्टर, पार्टनर। अच्छा जीएल में डायरेक्टर है पार्टनर, तो ये फर्म जीएल के लिए डिस्क्वालीफाइड है। जब जीएल के लिए डिस्क्वालीफाइड, तो इसकी होल्डिंग सब्सिडरी और होल्डिंग की अदर सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालीफाइड। ये होल्डिंग अदर सब। अच्छा बताइए, सच बताइए, किसने ये पढ़ा था? होल्डिंग भी सब्सिडरी भी, और तीसरा होल्डिंग अदर सब्सिडरी। जिसने पढ़ा था उसने केस कर लिया, जिसने नहीं, जिसने सिर्फ होल्डिंग सब्सिडरी पे कह के आगे बढ़ गया, उससे ये केस सॉल्व नहीं हुआ होगा। उसने कहा होगा ये तो एसोसिएटेड हैं, उसने क्या कहा होगा? ये तो एसोसिएटेड हैं, और एसोसिएटेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि होल्डिंग सब्सिडरी उसके आगे और भी है, होल्डिंग ज्यादा सब्सिडरी, तो डिस्क्वालीफाइड अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। एक क्लियर हुआ? नहीं समझ आई? सेकंड, मुराद इज सोल प्रोप्राइटर इन मुराद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। He has received offer for appointment as auditor of Super Energy Limited, a power generation company in Multan. Power generation. Murad has not paid his electricity bill to SL for the last 2 months. No issue. Appointment क्यों हो सकती है? 90 डेज नहीं गुजरे, लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद उसे अलर्ट रहना पड़ेगा, एक एक दिन गिन के गुजारना पड़ेगा कि 30 दिन से पहले पैसे जमा करके बिल अदा कर दे। क्लियर? बी में अपॉइंटमेंट। थर्ड, अच्छा ये थर्ड वाला केस मैंने किसी जगह पे आपसे हल्का सा इसका तज़किरा भी किया था। मुराद इज ए पार्टनर इन बीटेंट कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हिज फर्म हैज accepted offer for appointment as auditor of Panama Limited. Rita, who is Murad's sister, is working as an internal auditor in PL. ये तो इधर ही खत्म हो गया डिस्क्वालिफिकेशन तो होती है। स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर, ये तो केस बन रहा है सिस्टर ऑफ पार्टनर इज एम्प्लॉई। ये तो सिस्टर की वजह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं और एम्प्लॉई की वजह से भी, लेकिन कहानियां भी खत्म नहीं हुई। She also owns 20% shares in PL. कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब कैसे हुई? रीटा डिस्पोज द शेयर टू मुराद वाइफ within 30 days of appointment of BCC, but continues to remain employed. रीटा, जैसे आप भी अपने किए पे पानी फेर देते हैं, कभी आई कैप के पेपर में बैठ के पेपर कर रहे हो, कोई क्वेश्चन अच्छा भला आता हो, अच्छा करके बाद में ज़हन में आया नहीं लगता मैंने गलत किया, तो क्रॉस कर देते हैं। ऐसे कभी नहीं करते? ऐसे करते हैं ना? सही क्वेश्चन भी कभी कभी क्रॉस है। हाँ, उसने भी यही किया, सही काम कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जब उसने डिस्पोज किया शेयर्स को, किसको डिस्पोज किया? स्पाउस को। तो जिस दिन डिस्पोज किया कैजुअल वैकेंसी राइज हो गई, शेयर्स को डिस्पोज किया, ये कह रहा हूं भाई। क्लियर हो गया ये? चलिए, ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि वीडियो डिस्कशन में मौजूद नहीं थे, हमने इनको कंप्लीट कर लिया। भाई अभी कोई टाइम नहीं भाई, अभी तो वो प्राइस बाकी है जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट की थी। भाई असाइनमेंट हो गई चेक, ये सारी असाइनमेंट चेक हो गई, सारी हो गई सबकी। चले बताइए, ये भाई इनकी, हाँ आइए, ये भाई इनकी असाइनमेंट पूरी थी? इन भाईजान की कौन सी असाइनमेंट थी भाई? जल्दी जल्दी बताते, टाइम जाना कर भी मैंने कंसेप्ट कंप्लीट करना है। शाबाश, जल्दी जल्दी। असाइनमेंट पूरी है इनकी? नहीं असाइनमेंट पूरी। ओ भाई फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। आप क्या समझते थे कि हम डिटेल टेस्टिंग नहीं करेंगे? ये किनकी असाइनमेंट है? ये रजिस्टर किनका है? इनकी असाइनमेंट पूरी है? असाइनमेंट पूरी है इनकी? पूरी असाइनमेंट है? शाबाश शाबाश जी। आगे अगला रजिस्टर, जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश, जल्दी कर। मैं तो समझ रहा था पूरी क्लास असाइनमेंट करके आएगी।
जी भाई जल्दी, ये एक क्वेश्चन कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट असाइनमेंट इनकी पूरी है, इनकी भी पूरी नहीं है, ऐसे लग गया। एक छोटा सा क्वेश्चन तो कर क्यों नहीं लिया, छोटा सा क्वेश्चन, ये किनकी असाइनमेंट है, ये वो किनकी असाइनमेंट, ये कंप्लीट है, शाबाश, ये भाई का प्राइज है, शाबाश है, कंप्लीट है। हाँ जी, एक क्वेश्चन, जब मैंने कंप्लीट असाइनमेंट कहा था मतलब कंप्लीट असाइनमेंट। ये इनकी असाइनमेंट में कंप्लीट नहीं है, एक क्वेश्चन नहीं किया, एक क्वेश्चन नहीं किया, इन्होंने टेस्ट नहीं किया, इनकी कंप्लीट है, इनकी भी कंप्लीट है, ये लीजिए, शाबाश शाबाश, ये भाई को दीजिए भाई, शाबाश, कंप्लीट है इनकी। नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 भी था, बस कर, नहीं बस टाइम ज़ाया ना कीजिए, बस कर। देखिए जब कंप्लीट असाइनमेंट कहा तो इसका मतलब कंप्लीट असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 18 नहीं था, अब आप टाइम ज़ाया करेंगे भाई, एक मिनट, कोई शरीफ आदमी, देखिए मेरे भाई, ये एक मिनट है, क्वेश्चन नंबर 18 था असाइनमेंट में भाई, ऐसे शोर ना मचाए, ना ऐसे ना करें, ऐसे शोर ना मचाए, शोर ना, आपके शोर मचाने से थोड़ी मैं यकीन कर लूंगा। आपके पास एविडेंस तस्वीर में है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 नहीं था, हाँ नहीं था, भाईजान नहीं ऐसे शोर ना मचाएं, क्लास को डिस्टर्ब ना करें, वरना आइंदा कभी कोई प्राइस, आप पहले भी एक दफा जो मैं 100 रुपीज का प्राइस शुरू में आपने शायद भूल गए हैं, मैं दिया करता था लेकिन डिसकंटिन्यू कर दिया। किस वजह से डिसकंटिन्यू किया भला, किस वजह, इसी वजह से डिसकंटिन्यू किया, इसी वजह से कि जो मकसद होता है ना, जब किसी चीज का फायदा कम और नुकसान ज्यादा होना शुरू हो जाए ना, फिर उसका डिसकंटिन्यू कर देना बेहतर होता है। तो आप जब इस तरह क्लास को में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अब मैंने एक्सप्लेन करना था कंसेप्ट, लेकिन आपके शोर मचाने में वही चीज, ये देखिए एविडेंस है ना, वो पिक्चर है उनके पास, पूछा पता चल गया, लेकिन आप शोर में चाहते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है, फिर मैं खुद डिस्टर्ब होता हूं उससे। तो कोशिश किया करें कि ऐसे ना किया करें। क्या 18 नहीं था, शाबाश, ठीक है आपका प्राइस, हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं, करवा, ये लीजिए प्राइस दीजिए, शाबाश शाबाश। चलिए अब वापिस आते हैं, अब हम नेक्स्ट हमारा नहीं असाइनमेंट, असल में मैं भी अब डेली बेस पे थोड़े दूंगा, बैंकक्रप्ट थोड़ी होना है मैंने, लेकिन चूंकि असाइनमेंट ज्यादा थी तो मैं देखना चाह रहा था कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमिटेड हैं असाइनमेंट के साथ, सब्जेक्ट के साथ। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब असाइनमेंट ज्यादा होगी तो रैंडमली सरप्राइजिंगली मैं किसी भी दिन आपके साथ फिर प्राइस शेयर हो सकता है, लेकिन बताऊंगा, पहले से नहीं बताऊंगा जाहिर। चलिए अच्छा, अब चलते हैं हम अपने कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट है ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड का टाइम। चलिए ठीक है, फिर कल आज ये कंसेप्ट कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड वाला फिर कल के लेक्चर पे रख लेते हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।